नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम आंध्र प्रदेश सरकार की। भाई, देश में और दुनिया में जनसंख्या की बढ़ोतरी होते जा रही है और इन सब चीज़ों को लेकर भारत सरकार पिछले कई वर्षों से या कहें दशकों से कह रही है कि हम दो हमारे दो। और टीवी हो, विज्ञापन हो या कोई अन्य जगह दीवारें हों या कोई कार्यालय हो, हर जगह यही कहा जाता है कि दो हम दो और हमारे दो। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आई है कि आंध्र प्रदेश सरकार जनसंख्या बढ़ाने के लिए कैश ऑफर दे रही है कि भैया बच्चा पैदा करिए तो हम आपको पैसा देंगे। ये गजब का मामला निकल के सामने आया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू। इन्होंने 3 बच्चे के जन्म पर 30,000 रुपए और 4 बच्चे पैदा होने पर 40,000 रुपए देने का ऐलान किया है। डेटा और भी हम स्पष्ट करते हुए आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या मामला पूरा निकल के आया है। चंद्रबाबू नायडू काफी लोकप्रिय लीडर हैं और उनके समर्थन से आज भारत सरकार भी कार्य कर रही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 16 मई को कहा कि राज्य में तीसरे बच्चे के जन्म पर परिवार को 30,000 और चौथे के जन्म पर 40,000 रुपए देंगे। एक समय मैंने जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन अब जन्म दर बढ़ाने की जरूरत है। यानी कि इन्होंने पहले जनसंख्या को कंट्रोल किया और अब जनसंख्या को मेंटेन करने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि बच्चों को बोझ नहीं बल्कि देश की संपत्ति के रूप में देखा जाना चाहिए, ऐसा एक जनसभा के दौरान बच्चे पैदा करने पर पैसे देने की योजना की घोषणा करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा। उन्होंने कहा कि जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों में घटती आबादी और बुजुर्गों की जो जनसंख्या है या बुजुर्ग होती जनसंख्या का इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा है। इसलिए मैं लंबे समय से जनसंख्या बढ़ाने पर जोर दे रहा हूं। यानी कि जनसंख्या में ऐसे व्यक्ति ना हो कि ज़्यादातर लोग बुजुर्ग हो जाएं और कम युवा रहें, यानी कि कमाने वाले कम और खाने वाले ज़्यादा हो जाएं। आंध्र प्रदेश सरकार ने 5 मार्च को विधानसभा में एक नई पॉलिसी पेश की थी। इसे जनसंख्या प्रबंधन नीति भी कहा गया। इसमें प्रस्ताव दिया गया था कि दूसरा बच्चा पैदा होने पर जो परिवार होगा उसे हम 25,000 रुपये देंगे सहायता राशि, और तीसरे और चौथे बच्चे पैदा होने पर पैसे की घोषणा कर दी गई। यानी अगर हम सब जोड़ के देखें तो 4 बच्चे पैदा होने पर कुल लगभग 95,000 रुपये मिलेंगे, अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग टाइप में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा करके। आपको बता दें कि अप्रैल 2025 में भी महिलाओं से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की अपील चंद्रबाबू नायडू ने 2025 में ही कर दी थी और सरकारी महिला कर्मचारियों के बच्चों की संख्या चाहे जितनी हो, हर बच्चे पर 26 हफ्ते यानी 6 महीने की मैटरनिटी लीव देने की भी बात की गई थी। इसके अलावा पहले 6 महीने का मातृत्व अवकाश सिर्फ पहले 2 बच्चे पर मिलता था, 2 से ज़्यादा होने पर 3 महीने की छुट्टी का नियम था। यानी कि नायडू सरकार की जनसंख्या प्रबंधन नीति के अनुसार 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले परिवारों को पैसे के अलावा कई और सुविधाएं मिलेंगी। जैसे तीसरे बच्चे के लिए 5 साल तक हर महीने 1,000 रुपये की जो पोषण भत्ता होगा वो दिया जाएगा। 18 साल की उम्र तक जो तीसरा बच्चा होगा उसकी शिक्षा मुफ्त कर दी जाएगी। वहीं पिता के लिए अनिवार्य 2 महीने की पैटर्निटी लीव और ज़रूरत पड़ने पर 12 महीने तक की छुट्टी देने की बात की गई थी, जो बहुत बड़ी बात है। इनफर्टिलिटी यानी बच्चे को जन्म न दे पाने की समस्या से जूझ रहे दंपतियों के लिए राज्य समर्थित फर्टिलिटी क्लिनिक्स की व्यवस्था की जाएगी। यानी कि जो पेरेंट्स बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं उनको सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। जो भी इलाज में या जो भी व्यवस्था होगी, IVF वगैरह बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, तो उन सब चीज़ों का भी सरकार ध्यान देगी। आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार ने कहा कि सहायता राशि देने का मकसद प्रेगनेंसी के दौरान हेल्थ फैसिलिटी, बच्चे की देखभाल और डिलीवरी के बाद कामकाजी महिलाओं को नौकरी या काम करने में मदद करना हो जाएगा। यहीं तल्लीकी वंदनम योजना के विस्तार का भी प्लान सरकार द्वारा बनाया जा रहा है, जिसके तहत अभी स्कूल जाने वाले बच्चों की माओं को हर साल 15,000 रुपये दिए जाते हैं। अब थोड़ा हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा क्यों करवाना चाहती है नायडू सरकार, क्योंकि क्या इतनी कम जनसंख्या हो गई है?
आंध्र प्रदेश में कि बच्चे पैदा करवाने की बात की जा रही है। और अगर हम देखें विश्व पटल पे तो दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश अपना भारत ही हो गया है। तो ये सारी चीज़ें समझने वाली होंगी और यहाँ से हम डेटा को कलेक्ट करेंगे। आपको बता दें कि किसी राज्य या देश में जो महिला अपने जीवन में जितने बच्चों को जन्म देती है औसत के रूप में, उसे उस राज्य या देश की कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी TFR मान लिया जाता है। अब ये राज्य में प्रति महिला TFR 2.1 यानी अगर औसतन एक महिला 2.1 बच्चों को जन्म दे तो इसे सामान्य रिप्लेसमेंट लेवल माना जाता है। TFR का कॉन्सेप्ट 20वीं सदी में मॉडर्न डेमोग्राफी के विकास के साथ आया था। तब यूरोप और अमेरिका के जनसंख्या वैज्ञानिकों ने माना कि अगर हर महिला सिर्फ 2 बच्चों को जन्म दे तो वे माता पिता को रिप्लेस कर देंगे, यानी कि माता पिता की मृत्यु के बाद ये जो दोनों बच्चे होंगे उनकी जगह ले लेंगे। हालांकि कई बच्चे पैदा होने के कुछ महीनों या सालों के अंदर मर जाते हैं। कुछ महिलाएं बच्चों को जन्म नहीं दे पाती या अपने प्रजनन की उम्र तक जिंदा नहीं रह पाती। इसलिए जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए TFR 2 से थोड़ा ज़्यादा यानी 2.1 को रिप्लेसमेंट लेवल माना गया कि 2 या 3 बच्चे। तो TFR 2.1 से ऊपर हो तो इसे जनसंख्या वृद्धि माना जाता है और अगर इसे नीचे हो तो ये माना जाता है कि राज्य में पर्याप्त बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। जनसंख्या पर भारत सरकार की हालिया रिपोर्टों की अगर हम बात करें, जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है SRS, इसमें भारत का TFR 1.9 है। यानी कि अगर हम देखें तो जनसंख्या की बात करें तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आंध्र प्रदेश का मौजूदा TFR 1.5 के लेवल तक आ गया है, जो 1993 में यानी कि आज से करीब 30-32 साल पहले की बात करें, 32-33 साल पहले तो 3.0 था, लेकिन अभी 1.5 हो गया, यानी कि पूरा का पूरा आधा हो गया है। 18 से 49 साल की उम्र वाली प्रति 1000 महिलाओं पर जन्म देने वाले बच्चों की संख्या को किसी राज्य का जनरल फर्टिलिटी रेट यानी GFR माना जाता है। आंध्र प्रदेश में GFR भी कम हुआ है। 2008 से 10 के बीच ये 63.8 था, वो 2018-20 में घटकर 52.9 हो गया, यानी 10 सालों में करीब 17% की कमी हो गई है। आंध्र प्रदेश के लोगों की मौजूदा उम्र औसतन 32.5 साल मानी जाती है या है, जो राष्ट्रीय औसत आयु 28.4 साल से कम है। यानी आंध्र प्रदेश के लोग देश के मुकाबले ज़्यादा बुजुर्ग हैं। एक अनुमान के मुताबिक आंध्र प्रदेश की जनसंख्या नहीं बढ़ी तो 2047 तक राज्य की 23% आबादी की उम्र 60 साल से ज़्यादा हो जाएगी और ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात राज्य सरकार के ऊपर हो जाएगी। आंध्र प्रदेश की श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में जनसंख्या विभाग से जुड़े प्रोफेसर T चंद्रशेखरैया बताते हैं कि शहरी इलाकों की महिलाएं अब कम बच्चे पैदा कर रही हैं, जबकि ये रियलिटी भी है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड सोशल स्टडीज के मुताबिक आंध्र प्रदेश की 15 से 69 साल की कामकाजी आबादी भी 1981 के बाद से लगातार घट रही है, यानी कि वर्किंग जो ह्यूमन होंगे उनकी संख्या आने वाले समय में और ज़्यादा घटेगी। नायडू के इस फैसले को देश में संभावित लोकसभा सीटों के नए परिसीमन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार अप्रैल 2026 में परिसीमन बिल 2026 ला चुकी है, हालांकि ये पास नहीं हो पाया है। तब गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में ये कहा था कि सभी राज्यों की लोकसभा में कुल सीटें 543 से बढ़कर 850 हो जाएंगे। राज्यों में कुल सीटों में 50% की अनुपातित बढ़ोतरी होगी, यानी जिस राज्य में जितनी सीटें हैं उससे करीब 1.5 गुना सीटें हो जाएंगे। हालांकि ये बात किसी बिल में नहीं थी, सिर्फ कहा गया था। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो बिल था इसमें महिलाओं के लिए जो आरक्षण की बात की गई थी 30% 33% जो भी था, तो उसको इसमें सीटों को बढ़ाकर परिसीमन कराकर ऐड किया जाना था। लेकिन कांग्रेस और अन्य विरोधी दलों ने विरोध किया और ये बिल पास नहीं हो पाया। वहीं दक्षिण राज्यों ने परिवार नियोजन अपनाकर आबादी को काबू में रखी। उत्तरी राज्यों के मुकाबले इनकी आबादी कम है, इसलिए इन राज्यों को डर है कि जनगणना के आधार पर परिसीमन होने से लोकसभा में उनकी सीटें उत्तरी राज्यों के मुकाबले कम हो जाएंगी। क्योंकि 1976 और 2001 में भी परिसीमन इसलिए टाला गया था क्योंकि उत्तर और दक्षिण की जनसंख्या में बहुत बड़ा अंतर था। 2011 की जनगणना के मुताबिक हिंदी भाषी राज्यों की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 21.6%, जबकि दक्षिण भारतीय राज्यों में ये आंकड़ा 12.1 है, यानी कि लगभग आधा के आसपास। अब यहाँ ये चीज़ें आपको लगेंगी, समझनी पड़ेंगी कि जब केंद्र सरकार परिसीमन बिल लाई तो नायडू ने इसका समर्थन किया क्योंकि वो केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, जबकि तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन, तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के CM सिद्धारमैया इसका विरोध किया।
केंद्र सरकार में शामिल होने के कारण नायडू की पार्टी टीडीपी ने परिसीमन बिल के समर्थन में वोट दिया, लेकिन नायडू राज्य की घटती जन्म दर को लेकर चिंता जताते हुए ये सारी चीजें कर रहे हैं। थोड़ा आंध्र प्रदेश के कुछ पुराने डेटा को और नए डेटा से मैच कराने की कोशिश करते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में 1994 में 2 बच्चों की सीमा लागू की गई थी, यानी कि 94 के दौरान 1994 में 2 बच्चे पैदा करने की बात की गई थी। 2015 में नायडू जापान यात्रा से लौटने के बाद कहने लगे कि जापानी सरकार अपने लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित कर रही है, तो हम क्यों पीछे रहे। उन्होंने 2016 में कहा कि आंध्र प्रदेश पर जनसंख्या संकट मंडरा रहा है। अगर आप शादी नहीं करते और बच्चे नहीं करते, पैदा नहीं करते हैं, तो देश को रोबोट्स पर निर्भर होना पड़ेगा जो इंसानों का विकल्प नहीं बन सकते। दिसंबर 2024 में आंध्र प्रदेश सरकार ने वो कानून खत्म कर दिया जिनके तहत 2 से ज़्यादा बच्चे वाले कैंडिडेट निकाय चुनाव नहीं लड़ सकते थे। फिर 16 जनवरी 2025 को नायडू ने एक और प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के 2 से कम बच्चे हैं उन्हें स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाए। इसके अलावा बीते महीनों ही अमरावती आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी जब बनी, तब नायडू अमरावती को मेगा सिटी बनाने के लिए यहाँ आबादी बढ़ाना चाहते हैं और ये उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुए तेलंगाना को बतौर राजधानी हैदराबाद मिल गई। तब नायडू की सरकार ने विजयवाड़ा के पास कृष्णा नदी के किनारे एक नई राजधानी बनाने का फैसला किया और इसका नाम रखा अमरावती। वैसे अमरावती ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, कभी इस पर चर्चा करेंगे अमरावती के बारे में। 2050 तक 35 लाख लोगों को बसाने का टारगेट यहाँ पर है। 2024 में टीडीपी के दोबारा सत्ता में आने के बाद अमरावती प्रोजेक्ट तेज हुआ। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड सोशल स्टडीज हैदराबाद के रिटायर्ड प्रोफेसर है डॉक्टर चिगुरू पाटी रामचंद्रया। ये कहते हैं कि नायडू की राज्य की जनसंख्या को बढ़ाने की चिंता का संबंध उनके अमरावती को मेगा सिटी बनाने के प्रोजेक्ट से प्रेरित है। यानी कि अलग अलग तरीके से अलग अलग बातें हो रही है। अमरावती की आबादी तेजी से बढ़ना आसान नहीं है, क्योंकि अमरावती जिन 2 जिलों गुंटूर और कृष्णा में बसा है, वहाँ जनसंख्या वृद्धि दर 2 दशकों में तेजी से घटी है और अमरावती शहर की आबादी सिर्फ 2.7 लाख है। पूरे कैपिटल रीजन की आबादी 58.1 लाख है। सिंगापुर के सलाहकारों का अनुमान है कि आबादी 20 साल में 1.01 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इतनी बढ़ोतरी होना बेहद मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। भारत में प्रजनन दर बढ़ाने के लिए परिवारों को सीधे कैश बांटने की स्कीम पहली बार इतिहास में ये दर्ज हो जाएगी, क्योंकि जनसंख्या घटाने की बात की जा रही थी, जनसंख्या बढ़ाने की बात तो पहली बार हुई। हालांकि दुनिया के कई देशों में ऐसे प्रयोग किए जा चुके हैं। 2021 से 2025 के बीच नगद पैसे और मेडिकल फैसिलिटी जैसी स्कीम पर $280 करोड़ यानी करीब 26,800 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। बच्चों के जन्म पर 3 लाख कोरियन वान यानी लगभग 19,200 रुपए तक दिए गए थे। हालांकि कोई फायदा नहीं हुआ। ये दक्षिण कोरिया की बात कर रहे हैं जहां 26,000 करोड़ खर्च किए गए। नतीजा इसका उल्टा भी हुआ, क्योंकि कोई फायदा इसलिए नहीं हुआ कि 2024 में प्रजनन दर 1.1 से गिरकर 0.72 पर आ गई। तो दक्षिण कोरिया द्वारा ये $280 करोड़ यानी 26,800 करोड़ जो खर्च किए गए वो फायदे में नहीं रहे। वहीं अगर हम हंगरी की बात करें तो हंगरी ने 2001 में अपनी जीडीपी का करीब 6% हिस्सा इन योजनाओं पर खर्च करना शुरू किया और इसे 2020 तक TFR 1.23 से बढ़कर 1.61 तक पहुंच गया। लेकिन 2024 में फिर ये गिरकर 1.39 पर आ गया, लेकिन कुछ ना कुछ फायदा इनको हुआ। सिंगापुर की बात करेंगे जो काफ़ी हाईटेक है। 2001 में बेबी बोनस स्कीम के तहत पहले और दूसरे बच्चे पर करीब 8.23 लाख रुपए मिलते थे। तीसरे बच्चे पर 13,000 सिंगापुरी डॉलर यानी करीब हम देखें तो 9.73 लाख रुपए दिए जाते हैं। हालांकि इससे प्रजनन दर में महज 0.1 से 0.2 की बढ़ती हुई जो ग्राफ है वो दिखाई दिया। अमेरिका के विल्सन मैटरनल हेल्थ सेंटर की डायरेक्टर है सारा बार्न्स। वो बताती हैं कि अगर सरकारें महिलाओं की शिक्षा, नौकरी और काम के अवसर पैदा करें तो उसका असर सिर्फ ज़्यादा बच्चे पैदा करो जैसी नीतियों से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। उनको वर्क दीजिए। 2024 में नीदरलैंड में हुई एक रिसर्च के मुताबिक जब सरकार बच्चे पैदा करने पर आर्थिक मदद देती है तो ज़्यादातर लोग दोबारा बच्चे पैदा करने का फैसला नहीं करते, बल्कि जो लोग बच्चा चाहते थे वे सिर्फ थोड़ा जल्दी बच्चा प्लान कर लेते हैं। इससे कुछ समय के लिए TFR बढ़ता है, लेकिन लंबे समय में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी लोग अपना प्लान पहले से ही बना लेते हैं, अपना बजट बना लेते हैं, उसी हिसाब से बच्चे पैदा करने का प्लान बनाते हैं। क्योंकि सरकार द्वारा एक बार ही ये फायदा दिया जाएगा, लेकिन पूरे जीवन तो बच्चों को लेकर पालना पोसना, उनको बड़ा करना, ये सारी चीज़ें
फैमिली को ही, पेरेंट्स को ही करना पड़ता है। अगर हम अपने भारत के कुछ राज्यों की बात करें, जैसे मणिपुर, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मेघालय, बिहार की बात करें, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बिहार में 3.0 TFR है जो प्रजनन दर है, मेघालय में 2.91 है, उत्तर प्रदेश में 2.35 है, झारखंड में 2.26 है, मणिपुर में 2.17 है। यानी कि मेघालय ठीक ठाक स्तर पे है, लेकिन टॉप लेवल पर अगर देखें तो बिहार है, अपना बिहार सबसे आगे। यानी कि इसके अलावा अगर हम देखें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम में TFR 1.8 से 2.1 के बीच में है। आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटक में TFR यानी कि प्रजनन दर 1.5 या उससे नीचे है। यानी कि आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये जो देश है ये बच्चे पैदा करने में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं। सिक्किम की प्रजनन दर 1.1 देश में सबसे ज़्यादा कम देखी जा सकती है। यानी कि प्रजनन दर क्या होता है, यानी एक महिला अपने जीवन काल में औसतन कितने बच्चों की मां बनती है, इसे हम प्रजनन दर कहते हैं। जो हमने डेटा आपको दिया ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से 21 के बीच का है। भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। अप्रैल 2024 में इसने 141.26 करोड़ की जनसंख्या वाला देश बनते हुए चीन को पछाड़ दिया 2024 में ही। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी संस्था UNFPA के मुताबिक अप्रैल 2025 तक भारत की जनसंख्या 146.39 करोड़ थी, यानी कि 141 से ज़्यादा बताया गया 2025 में। वहीं देखा जाए तो रियल टाइम डेटा वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के मुताबिक मौजूदा समय में यह आंकड़ा 147 करोड़ से ज़्यादा है। इसमें करीब 68% आबादी युवा है, यानी कि भारत सबसे ज़्यादा युवाओं का देश है। और जब ये बुजुर्ग होंगे ना तो सबसे ज़्यादा बुजुर्गों का भी देश बन जाएगा। भारत में UNFPA की प्रतिनिधि एंड्रिया M. वोजनार के मुताबिक यहाँ बेहतर शिक्षा और मैटरनिटी हेल्थ केयर की मदद से प्रजनन दर कम करने में सफलता पाई। 1970 में 5 बच्चे प्रति महिला से भारत आज लगभग 2 बच्चे प्रति महिला पर खड़ा है। हम 2, हमारे 2। आंध्र प्रदेश में हर साल करीब 6.7 लाख बच्चे जन्म लेते हैं। जनसंख्या बढ़ने से पानी, घर और मेडिकल फैसिलिटी जैसे संसाधनों पर दबाव भी पड़ता है। इसके अलावा अभी राज्य के वर्क फोर्स में कामकाजी महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 31% है और ये हिस्सेदारी और घट सकती है। इस स्कीम को दूसरे दक्षिण राज्य भी लागू कर सकते हैं। इससे देश की जनसंख्या और बढ़ेगी, जिससे सरकार योजनाओं पर खर्च करना पड़ेगा, योजनाएं बढ़ेंगी। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बड़ा असर डालेंगी और ये चीज़ें अब सोचने वाली बात होंगी कि किस प्रकार से भारत और भारत की सरकार इसको कंप्लीट करने वाली है। तो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपने राज्य के लोगों से कहा भैया बच्चे पैदा करो, जितने बच्चे पैदा करोगे उस हिसाब से हम आपको पैसा देंगे। तो ये एक बड़ी खबर थी। भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि बच्चे पैदा करने पर पैसे दिए जाएंगे। बेटी पैदा करने पर सरकारी योजनाएं आई, ये तो समझ में आया था, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं भी भारत में चल रही हैं, ठीक है। लेकिन बच्चे, कोई भी बच्चे सिर्फ पैदा करने से इतना ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है, तो ये काफ़ी आश्चर्यजनक तो नहीं है, लेकिन भारत की जनसंख्या की दृष्टि देखते हैं तो ये खतरा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन राज्य की स्थिति को देखें तो राज्य अपने हिसाब से कार्य कर रही है। तो बिहार हुआ, ये सारे राज्य फर्टिलिटी रेट में काफ़ी आगे हैं। उत्तर प्रदेश हुआ, कई राज्यों के बारे में हमने आपसे चर्चा की। चैनल पर नए तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारी जो भी खास लेक्चर होते हैं, वैसे तो हम लेक्चर जो भी लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए डेली हमारे लेक्चर को सुनने के लिए आप MPS हिंदी को बार बार विजिट किया करिए कि कब वीडियो आ जाए, तो वीडियो को सुना करिए और ढेर सारे ज्ञान को अपने दिमाग में स्टोर किया करिए। जय नमस्कार, भारत माता की जय। हाँ, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि सारी चीज़ें आपको प्राप्त होती रहें। जय नमस्कार, भारत माता की जय।